जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमें अपवाह तंत्र के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने 5 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट की भी और पेपर सेकंड की भी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया जाएगा। अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन सभी चैप्टर्स का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपका जब भी पेपर हो जाए, पेपर तो अब नज़दीक ही हैं, पेपर जब भी आपके हो जाएं तो पेपर आप टेलीग्राम चैनल पर अवश्य भेज दिया करिए। लोग कमेंट तो करते हैं लेकिन भेजते बहुत ही कम बच्चे हैं। सभी बच्चे जो है एक यूनिवर्सिटी का हर एक बच्चा कोई भेज दे जिससे उसे सॉल्व करा दिया जाए। जिसका एग्ज़ाम हो गया रहेगा वह अपना चेक कर सकता है उसके माध्यम से, या फिर जिसका नहीं हुआ रहेगा उसके लिए वह हेल्पफुल हो जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपवाह तंत्र के विषय में, उसके पश्चात भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी क्लास देखने के बाद कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो अपवाह तंत्र आखिर होता क्या है? धरातल की जल प्रवाह दिशा से धरातल के ढाल का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि जो जल प्रवाह जिस दिशा में होती है उसी दिशा में किसी भी भूमि का ढाल होता है तो उससे हमें उनकी पहचान होती है। धरातल के ढाल, संरचना, जल प्रवाह के आकार तथा जल वेग से यह ज्ञात होता है कि उस धरातल की अपवाह प्रणाली किस प्रकार की है। भारत के लगभग 90% भूभाग का जल जो है वह प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जबकि लगभग 10% भूभाग का जल बहकर अरब सागर में गिरता है। जो भारत की विभिन्न नदियां हैं उसमें से लगभग जो 30% 90% आपको जल देखने को मिलेगा वह आपके बंगाल की खाड़ी में गिरता है और 10% जो है वह अरब सागर में जाता है। आगे देखेंगे, राजस्थान राज्य का एक छोटा भूभाग ऐसा भी है जिसका जल किसी सागर तक न पहुंचकर वहीं रह जाता है, उसे आंतरिक अपवाह कहते हैं। जैसे कि राजस्थान की एक नदी है, वह किसी भी सागर में जाकर नहीं गिरती है, वह बीच में रण के कच्छ में ही जाकर समाप्त हो जाती है। आगे देखेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढाल से उद्मित होने वाली नदियां प्रायः मौसमी होती हैं तथा थोड़ी दूर पर्वतीय भागों में प्रवाहित होने के बाद ही शीघ्र ही बालू के क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती हैं। लूनी नदी का उद्गम जैसे कि अजमेर के निकट अरावली श्रेणियों में हुआ है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है और कच्छ के रण में क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। माही नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जनपद के दक्षिण अरावली श्रेणी में है, जहाँ से यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में गिरती हैं, वह अपवाह तंत्र का भाग होती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो कहीं से प्रवाहित होती हैं और कुछ समय पश्चात वह समाप्त हो जाती हैं। खासकर जो मौसमी नदियां होती हैं उनके साथ ऐसा होता है और वह आंतरिक अपवाह का आंतरिक एक प्रकार से भाग होती हैं अपवाह प्रणाली का। आगे हम देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर भारत की अपवाह प्रणाली का अध्ययन निम्नलिखित 2 भागों के अंतर्गत किया जाता है। पहली है उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ। हमने आपको जब स्थिति बताई थी, हमने जब पहाड़ों और पर्वतों के विषय में बताया था तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप हमारे भारत में कहाँ उपस्थित है, ये सभी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उसे एक प्रकार से मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। तो उत्तर भारत की नदियों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे और यही दोनों मिलकर अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र का एक प्रकार से निर्माण करती हैं, अपवाह तंत्र को एक प्रकार से पूर्ण करती हैं। उत्तर भारत की नदियों के विषय में अगर हम जानें तो भारत की अधिकांश नदियां जो हैं हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। जैसे कि सिंध, गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जो है वह हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां हैं। उत्तर भारत की नदियां जो हैं वह हिमालयों से निकलती हैं, बर्फ़ों के पिघलने से बनती हैं और वह एक प्रकार से सदाबहारी होती हैं, मतलब हमेशा बहाव उनमें रहता है, हमेशा जल उनमें रहता है। जबकि चंबल, सोन, बेतवा, केन जैसी नदियाँ जो हैं वह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर से निकलकर हिमालय से उद्गमित होकर गंगा नदी
क्रम से मिल जाती हैं। सिंध नदी क्रम अपना जल जो है वह अरब सागर में गिराती है, जबकि हिमालय की शेष नदियां सभी जो हैं वह नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अर्थात हिमालय से उद्गमित सभी नदियां जो हैं वह सिंध नदी क्रम को छोड़कर अपवाह बंगाल की खाड़ी उन्मुख है। जैसे कि जो भी हिमालय से नदियां निकलती हैं उनमें से बस जो सिंध नदी है वह अरब सागर में जाकर गिरती है, परंतु और सभी जो नदियां हैं वह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हिमालय पर्वत के उठने से पूर्व की लगभग उसी प्रवाह मार्ग में बहती हैं जिसमें ये वर्तमान में बह रही हैं। जैसे जैसे हिमालय पर्वत ऊपर उठते गए वैसे वैसे इन नदियों की अपर्दन गति भी बढ़ गई और हिमालय के उठने से इनके प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे कि जब हिमालय थोड़ा हाइट में छोटा था तब जैसे प्रवाह करती थी वैसे अब भी करती हैं, क्योंकि उनके प्रवाह में इसलिए नहीं कोई भी बदलाव आया है। जैसे जैसे पहाड़ों की साइज बढ़ती गई, थोड़ी ऊंचाई बढ़ी, ऊपर उठते गए, उसके साथ साथ नदियों ने अपना अपर्दन कर लिया और अपनी स्थिति को सेम ही वैसे ही बनाए रहे। हिमालय के वर्तमान स्वरूप में आने पर ये नदियां जो हैं 1500 से 3500 मीटर गहरी घाटियों या गार्ज बनाकर बहने लगी हैं। इसी कारण हिमालय में बहने वाली नदियां हिमालय के ढाल के अनुरूप नहीं बहती। इस प्रकार का अपवाह जो है वह पूर्ववर्ती कहा जाता है। उत्तरी भारत के प्रमुख नदी क्रम की बात करें तो उत्तरी भारत में बहने वाली सभी नदियां जो हैं वह 3 नदी क्रमों में बहती हैं। पहला जैसे कि सिंध नदी क्रम, दूसरा है गंगा नदी क्रम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। इसे हम सिंध नदी तंत्र भी बोल सकते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो हिमालयी जो नदियां हैं, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, जो उत्तर भारत का अपवाह तंत्र है वह इन 3 क्रमों में ही है, क्योंकि जो छोटी अन्य नदियां हैं वह इनकी ही सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम सिंध नदी क्रम के विषय में पढ़ेंगे। इस नदी क्रम में सिंध की 5 सहायक नदियां हैं। कौन सी नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 सहायक नदियां हैं किसकी? सिंध नदी की। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों से बहती हुई पाकिस्तान में सिंध में विलीन हो जाती हैं और सिंध नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में 710 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से यह जो है सिंध नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य में 710 किलोमीटर की लंबाई में यह बहती है, जहाँ यह दक्षिण पश्चिम की ओर पाकिस्तान में बहती हुई कराची के पूर्व में अरब सागर में विलीन हो जाती है। भारत में सिंध नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वह 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। अर्थात भारत में जो सिंध नदी है उसका क्षेत्र कितना है? 3.21 लाख, मतलब समझ लीजिए 3 लाख एक प्रकार से 21,000। दूसरा हम पढ़ेंगे गंगा नदी क्रम के विषय में। गंगा इस नदी क्रम की सर्व प्रमुख नदी है, जबकि यमुना जो है सोन, चंबल, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इस नदी क्रम की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा नदी जो है वह सर्व प्रमुख नदी मानी जाती है और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो यमुना, सोन, चंबल, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये सभी उसकी सहायक नदियां जानी जाती हैं। गंगा नदी में दाहिनी ओर से यमुना, सोन, चंबल तथा बाईं ओर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा आदि नदियां आकर मिलती हैं। यह देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। नदी क्रम जो गंगा नदी क्रम है वह सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से नदी क्रम माना जाता है। सिंध नदी, चिनाब, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज, यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना नदी और कावेरी नदी ये सभी जो हैं इसके भाग हैं। सबसे पहले अब हम गंगा नदी को पढ़ेंगे। लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में विस्तृत गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यह नदी हरिद्वार से गंगा के मैदान में आकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में वह इलाहाबाद में यमुना नदी जो है वह गंगा नदी से मिल जाती है। इलाहाबाद से फरक्का, बांग्लादेश की अदना के निकट जो फरक्का जगह है वहाँ तक इलाहाबाद से
फरक्का तक इस नदी की प्रवाह दिशा जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। फरक्का से यह नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा भारत में दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है जो भागीरथी हुगली के नाम से विख्यात है, और यह शाखा बंगाल की खाड़ी में एक वृहद डेल्टाई भाग निर्मित करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि जो दूसरी शाखा बांग्लादेश में पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा में पद्मा नाम से प्रवाहित होती है। अर्थात जो फरक्का स्थान है वहाँ तक गंगा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई जाती है। वहाँ जाने के बाद ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक दक्षिण दिशा में चली जाती है, एक पूर्व दिशा में चली जाती है, और एक वहाँ जाकर भागीरथी हुगली कहलाती है और दूसरी क्या कहलाती है, पद्मा नदी, जो कि बांग्लादेश में जाकर फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है वहाँ पर। उसके पश्चात हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है वह गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हिमालय के यमुनोत्री हिमनद में उद्गमित होकर इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलने तक यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1300 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है 3.6 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। चंबल, केन तथा बेतवा यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और जो दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार से उद्गमित होकर उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और यमुना नदी से मिल जाती है। अगला हम देखेंगे घाघरा नदी के विषय में। यह नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर 1080 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय। अब हमने आपको प्रादेशिक तौर पर भी हिमालय का विभाजन पढ़ाया हुआ है, जिसमें से आपको कश्मीर या पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय ये सभी बताए गए हैं, असम हिमालय और कुमाऊं हिमालय। ये जो हिमालय आपको प्रादेशिक विभाजन बताया गया है सिडनी बुराड़ द्वारा आपको पढ़ाया गया है, आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं। तो नेपाल हिमालय से घाघरा नदी जो है उसका उद्गम होता है और यह 1080 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बिहार राज्य में छेपरा के निकट जो है वह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी का अपवाह जो है 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। गंडक नदी की बात करें तो यह नदी जो है हिमालय से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर 425 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है और इस नदी का भारत में अपवाह क्षेत्र 9.5 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। दामोदर नदी क्रम की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलकर पूर्व में 511 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई तथा कोलकाता से 48 किलोमीटर दक्षिण हुगली नदी से मिल जाती है और इस नदी का अपवाह लगभग कितना है, 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। कौन कौन सी नदी, ये हमने बताया आपको दामोदर नदी के विषय में। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व से प्रारंभ होकर पश्चिम से पूर्व की ओर 1290 किलोमीटर की लंबाई में तिब्बत तथा नेपाल में बहती है। सबसे पहले वह कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, और वहाँ से बहती हुई तिब्बत नेपाल में 1290 किलोमीटर की लंबाई में ऐसे वह बहती हुई आती है, जहाँ इस नदी को सांपू कहा जाता है। और भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सियांग सब डिवीज़न से होकर प्रवेश करती है तथा असम घाटी में दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। देश बंगाल में जो है वह गंगा की सहायक नदी पद्मा में विलीन हो जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2580 किलोमीटर। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत की नदियों के विषय में। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र जो है वह अनुवर्ती अपवाह कहलाता है। इसका कारण यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की समस्त नदियां ढाल के अनुरूप बहती हैं और दक्षिणी भारत की नदियों के उद्गम स्थल तथा मुहानों की ऊंचाई में बहुत अधिक अंतर है, जिसके कारण इन नदियों का प्रवाह अधिक तीव्र नहीं मिलता। ये नदियां पार्श्व अपरदन अधिक करती हैं। कौन सा अपरदन, पार्श्व अपरदन यह अधिक करती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का ढाल प्रायः पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिमी घाट इस प्रायद्वीप में सर्वोच्च भूभाग है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो हैं पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं।
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वह प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की सर्वप्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा तथा ताप्ती जो हैं वह प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ हैं जिनका प्रवाह अनुवर्ती नहीं है। ये नदियाँ ढाल के विपरीत दिशा में विभ्रंश घाटियों में बहती हैं तथा अपना जल जो है वह अरब सागर में डालती हैं। हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जो सतपुड़ा आपका पर्वत श्रेणी है उसके दोनों तरफ भ्रंश घाटियों में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वह अरब सागर में जाकर गिरती हैं और वह बहती हैं भ्रंश घाटियों में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख नदी क्रम, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित 6 नदी क्रम है। कौन कौन से? पहला है हमारा नर्मदा नदी क्रम। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। यह नदी 1057 मीटर ऊंचाई वाले अमरकंटक पठार अगर आपने पढ़ा होता तो हमने फिगर के माध्यम से पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तथा सतपुड़ा दक्षिण की ओर एवं विंध्य उत्तर की ओर श्रेणियों के मध्य में स्थित एक दरार घाटी में 1312 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। इस नदी क्रम का अपवाह क्षेत्रफल लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नर्मदा नदी जो है वह जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात 23 मीटर ऊंचा है, जो कि उल्लेखनीय है। कहाँ पर? नर्मदा नदी में ही यह है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। दूसरा नदी की बात करें जो प्रायद्वीपीय नदी है वह है ताप्ती नदी क्रम। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व से पश्चिम बहने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो सतपुड़ा श्रेणियों से निकलकर 724 किलोमीटर लंबाई में नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी क्रम का अपवाह 64,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। महानदी क्रम की बात करें, महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों के दक्षिणी ढालों में, जहां से यह नदी पूर्व में उड़ीसा राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और यह नदी जो है इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह लगभग 1.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सियोनाथ, मंड, हसदे, ओंग तथा इब नदी इस क्रम की महत्वपूर्ण नदियां मानी जाती हैं। चौथी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी क्रम। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसीलिए इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। जो गोदावरी नदी है वह गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक पहाड़ियों से है और अपने उद्गम स्थल से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में 1465 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। मंजरा, पेनगंगा, वारदा, प्राणहिता, साबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती इस नदी क्रम की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। पांचवी नदी हमारी है कृष्णा नदी क्रम। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर के उत्तर में 1327 मीटर ऊंचे स्थल से है। अपने उद्गम स्थल से निकलकर यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का अपवाह जो है वह 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। येरला, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा इस नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां मानी जाती हैं। छठा हम बात करेंगे कावेरी नदी क्रम की। यह नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से 1341 मीटर ऊंची निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर 805 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र 80,290 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। हेमवती, लोकपावनी, सीमासा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामबानी, सुवर्णवती इस नदी क्रम की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की नदियों की अगर हम तुलना करें, दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो उसमें हम देखेंगे उत्तरी भारत की कुछ जो अंतर हैं उनके जो तुलना करके हम उनके बारे में जान सकते हैं उसको हम जानेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों के विषय में जानेंगे। तो उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां सतत वाहिनी तथा वर्ष भर इनमें पर्याप्त जल रहता है।
जो उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वह सतत वाहिनी, लगातार बहने वाली होती हैं और उन्हें वर्ष भर उनमें जल रहता है। दूसरा क्या है, उत्तर भारत की नदियों का अपवाह जो है पूर्ववर्ती होता है। तीसरा है, हिमालय में उद्गमित नदियाँ युवावस्था में होने के कारण अपनी घाटियों को सक्रिय प्रायः रूप से लंबवत व क्षैतिज रूप से अपरदित कर रही हैं। चौथा है, ये नदियाँ समतल मैदानों भागों में धरातल पर बहने तथा पर्याप्त जल उपलब्धता के कारण सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। वहीं दक्षिण भारत नदियों की बात करें तो दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों में वर्षा काल में अत्यधिक जल बहता है, जबकि शुष्क अवधि में इन नदियों में जल या तो बहुत कम रहता है या बिल्कुल नहीं रहता है। हमने उत्तर भारत की नदियों में बात की, सतत वाहिनी होती हैं और इनमें वर्ष भर जल रहता है, लेकिन जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं उनमें वर्षा के समय अधिक जल रहता है, या तो फिर जब वर्षा नहीं होती है तो जल रहता ही नहीं या फिर बहुत कम जल रहता है। दूसरा है, दक्षिणी भारत की अधिकांश नदियाँ जो हैं वह अपवाह उनका अनुवर्ती है, ताप्ती नर्मदा को छोड़कर हमने बताया, और जो हमने उत्तर भारत को बताया था उसमें पूर्ववर्ती अपवाह है। तीसरा है, दक्षिणी भारत की नदियां वृद्धावस्था में होने के कारण इनकी लंबवत अपरदन की शक्ति समाप्त हो चुकी है। वस्तुतः बाढ़ के समय ये नदियां अपने किनारों को काटने का कार्य अवश्य करती हैं। चौथा और अंतिम पॉइंट है, पठारी भागों में धरातल से नीचे बहने के कारण सिंचाई के लिए इन नदियों का अधिक महत्व नहीं है। केवल डेल्टाई क्षेत्रों के कुछ भागों में इन नदियों के जल को सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से हमने अपवाह तंत्र के विषय में पढ़ा और भारत की अपवाह तंत्र को हमने समझा, और ये हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। चैनल पर बने रहिए, कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एक बार फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जब भी हो जाए एग्ज़ाम पेपर को टेलीग्राम चैनल पर अवश्य भेज दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।